आज मैं अगर सच पूछूं तो मैं मुंबई इतने सालों से आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार मुंबई में कोलकाता देख रहा हूँ। तो इस बात का आप सबको नहीं, हमारे अग्रज कभी सामने बैठे हैं, राजेश जी और बाकी सब लोग। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त तरीके से कहना चाहूँगा कि जिंदगी का क्या किया, ये जो इनका संस्मरण है, अगर ये ललिता जी इनसे पूछे कि जिंदगी का क्या किया, तो मुझे लगता है कि ये जो प्रतिनिधि कहानियां हैं, यह इस सवाल का सबसे उपयुक्त जवाब होगा। और ये 50 साल की जो कथा है इनकी, उसको इन्होंने 10-11 कहानियों में समेटने की कोशिश की है। और ये सारी प्रतिनिधि कहानियां हैं जो 50 साल के क्रमकाल को उसी क्रम में जो हमारे सामने बैठे हैं संपादक, उन्होंने सजाया है। तो मैंने देखा कि उसमें बहुत मेहनत संपादन में की गई है। मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं अभी तक, उसमें सबसे ज़्यादा संस्मरण पढ़ा है, तो इसलिए भी मैं इन दोनों को आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। और इनकी यात्राओं की झलक मैं कहानियों में दरअसल देखने की कोशिश कर रहा था। इस किताब को पढ़ते हुए यह भी समझा कि लेखक जो है वो नरक और स्वर्ग के बीच की सीढ़ी को रचता है। और संस्मरण की जटिलता को जब मैं इस कहानी में देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लेखन के नेपथ्य में यायावरी और आवारापन उतनी ही मात्रा में उपलब्ध है। और गीता जी के शब्दों में कहूँ तो साहित्य का जो एक सेंटा यहाँ बैठा है, इससे बड़ा यायावर और आवारापन बहुत मुश्किल से मिले। मैंने आपकी बात को जान के पूरा किया। तो 18 साल की उम्र में एक कथाकार जो है वो लिखता है लोग हाशिए पर। तो 18 साल की उम्र में कोई लोग हाशिए पर जैसी कथा लिख सकता है, ये हम जैसे नए नवांकुर लेखक के लिए सीखने वाली बात है। और तब वहीं से चमकता है एक सितारा जो भुवन जी ने भी मेंशन किया है, उनका नाम है धीरेन्द्र सक्सेना। तो आम लोगों की सामान्य जीवन की असाधारण कथा को कहने का हुनर जिसके पास है, उसका नाम है धीरेन्द्र सक्सेना। इनकी किताब में अंत में 2 पन्ने लिखे हुए हैं जिसमें सुक्तियां बहुत अच्छे से लिखी गई हैं, लेकिन मैंने पाया कि उसको छोड़ करके भी अनगिनत सुक्तियां हैं जो उपयुक्त तरीके से हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ अनायास है, ऐसे ही रख दिया गया है। वो प्रयोग धर्मिता है सुक्तियों का, अगर हम लोग इसको ठीक से समझना चाहें, सीखना चाहें। तो भुवन त्यागी जी ने जिस डिटेलिंग के साथ इस किताब को, इस रचना यात्रा को यहाँ समेटा है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और वहीं पे ललिता जी का बहुत छोटा सा गद्य है और वो बहुत ही प्रभावी आलेख है, और उसको पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि जैसे बीहड़ से होकर आप गुजर रहे हैं, और वो इस किताब की आत्मा में उतरने के लिए एक द्वार की तरह आपको वो 2-3 पन्ने का आलेख मिलेगा। पहली कहानी है लोग हाशिए पर, और इस कहानी को पढ़ते हुए शुरुआत में ही इतने दर्द उड़ेल देती है कि आपको लगता है कि आपका जिगर बहुत मजबूत करना पड़ेगा। पढ़ने के पहले पन्ने से ही वो आपको बिल्कुल, मतलब आप सीरियस हो जाएंगे और अपनी खींच, अपनी अनिच्छा को बिना फिल्टर के यहाँ पे व्यक्त करता हुआ एक लेखक आपको मिलेगा। ऐसा करते हुए आत्मचिंतन की स्थिति में धीरेन्द्र जी समाज की कड़वी सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। किरदारों के पास, इनफैक्ट अगली जो कहानी आयाम है उसमें आपको मिलेगा कि किरदारों के पास तर्क है, और समाज को जो है सवाल के जवाब तर्क की तरह बर्दाश्त नहीं है, और उसको इन्होंने समेटने की कोशिश की। और पूरी कहानी जो है वो तर्क और तर्क अंत में कहानी में तर्क को भूख के हाथों मरना पड़ता है, वो इसका बहुत ही मार्मिक हिस्सा है। जो इसमें खास बात है कि धीरेन्द्र जी जो है वो परिस्थितियों का चित्रण जो है वो दृश्यों को प्रतीक बना के करते हैं। ये बहुत रेयर, जितना मैंने कम पढ़ा है, लेकिन उसमें भी मुझे लगा कि बहुत रेयर चीज़ है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को दोहराना चाहूँगा कि तमाम आशंकाओं ने मुझे शटलकॉक की तरह उछालना शुरू कर दिया था। मैं कभी इधर गिरता था, कभी उधर, और कभी नेट में जाके फंसता था। तो आप ऐसी चीजें वहां आपको मिलेंगी। फिर आप लिखते हैं कि मेरी चेतना में भय की आकृति नियॉन लाइट से जलने और बुझने लगी। नियॉन लाइट का यहाँ प्रयोग इतना सुंदर है
आगे एक और जगह मुझे दिखा कि पसीने ने पानी की लकीरों का चेहरा पहन लिया था। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद आप थोड़ी देर रुक जाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो बहुत देखिए छोटी छोटी लाइनें, लेकिन कितना गूढ़ अर्थ है। याद के टांके उधड़ गए, स्मृतियों को लेकर के मैंने जो भी छोटी मोटी किताब लिखी उसमें 50 स्मृतियों को मुहावरे दिए, लेकिन एक मुहावरा मेरे 50 के बराबर है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ सर। एक और लाइन है, इस बीच सविता पानी रख गई थी और बेचैनी जैसे पानी के गिलास में गिरकर छटपटाने लगी। ऐसी ऐसी पंक्तियां रचने वाले को हम आज यहाँ मना रहे हैं। उनका जन्मदिन अभी कुछ दिन पहले ही बीता है। इन कहानियों के किरदार समाज में व्याप्त अंधकार में रोशनी ढूंढने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मुझे एक और चीज यहाँ दिखती है सर, कि मुझे लगता है कि 80 के दशक में जो कम्युनिज्म की हवा चली और हम लोग सब दर्द को एंजॉय करने लगे, दर्द को अपने जीवन मानने लगे, उसमें इनका आत्मचिंतन यहाँ झलकता दिखता है। बार बार हर किरदार इनका रोड पे टहलता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, यथार्थवादी बात करता है, आदर्शवादी बात करता है, और उसका अंत जो है वो दुर्लभ है। और ये कहानीकार इस मामले में उस्ताद हैं, क्योंकि कहानी तो सब लिख सकते हैं, अंत बहुत कम लोग लिखते हैं। और मैं अपनी बात को समेटते हुए चलूंगा। एक चीज और मैं कहीं भूल ना जाऊं, मैंने देखा कि इनकी कहानियों में पिता जो कैरेक्टर है, अगर पूरे हिंदी पट्टी पे शोध किया जाए पिता के ऊपर, तो इनके पिता का रंग बिल्कुल ही अनूठा लेकर के आएगा। और मुझे लगता है कि हिंदी को जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं शोध से रिलेटेड लोग, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिता पे शोध होना चाहिए। कहानी में पिता किस तरह से उपलब्ध है, तो आप पाएंगे कि धीरेन्द्र सक्सेना का झंडा बहुत ही लहरा रहा है। और दुख को चखने का नशा बहुत अलग सा है। मुझे अपना अनुभव में कहता हूँ कि यह कुछ तेजाब के पाचक वाले बुरादे की तरह है, जो जीवा में रखते ही मन कसैला और जीव काला हो जाता है, लेकिन फिर भी मजा आता है। तो यही चीज इनकी कहानी में बार बार आएगा कि आप बहुत कष्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उस कष्ट को आप एंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल से अंत में जो स्पार्क है कहानी का, मैं अंतिम अपना वक्तव्य बिल्कुल छोटा कर रहा हूँ, कि समय बदल गया पर बनियान के छेद नहीं बदलते। अगर आप इनकी कहानी को ध्यान दें तो ऐसी कहानियों में यथार्थ का गाढ़ा पित्त जमा होता है, और कड़वी बातें जो एक स्त्री को औरत में बदलने में के काबिल बना देती है, वो इनकी कहानियों में मुझे दिखा। और उस स्पार्क जो, अगर आप पूरी कहानी पढ़िएगा तो संगीत होता है, पूरी कहानी शुरू से अगर पढ़िएगा तो एक संगीत आता है। उस संगीत में दुख हो सुख हो कुछ भी है, लेकिन अंत में अगर स्पार्क आपको नहीं मिले तो वो कहानी आपको यहाँ पे स्थिर नहीं रहेगी। तो सर, आपकी कहानियों में अद्भुत स्पार्क है, चाहे वो रतन स्वामी का भूख हड़ताल हो या अनुराधा कुलकर्णी के वियोग में पूरा अपना जीवन व्यर्थ करने वाले युवक। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा सर कि ऐसा ही अंत रचते रहिए, कहानियां रचते रहिए, और हम लोग सीखते रहें कैसे कहानी रचनी है। बहुत